मेटल्स के ऑकरेंस की बात करेंगे कि मेटल्स कहाँ कहाँ से हमें प्राप्त हो सकता है। अगर हम ऑकरेंस ऑफ मेटल्स इन द रिएक्टिविटी सीरीज़ की बात करें तो ये रिएक्टिविटी सीरीज़ आपके सामने है। रिएक्टिविटी सीरीज़ जैसा कि आप जानते हैं कि मेटल्स की एक लिस्ट होती है विच आर अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। कहने का मतलब है कि इसमें टॉप से बॉटम तक रिएक्टिविटी डिक्रीज़ होती जाती है। जैसे कि आपको पता है कि इसमें पोटेशियम जो होता है वो मोस्ट रिएक्टिव होता है, प्लेटिनम लीस्ट रिएक्टिव होता है। लेकिन अगर हम मेटल्स के ऑकरेंस की बात करें तो वो किस तरह से हो सकता है। मेटल्स हमारे नेचर में फ्री स्टेट में भी अवेलेबल हो सकते हैं। यहाँ पर फ्री स्टेट का मतलब है कि वो अपनी नेटिव स्टेट में भी हो सकते हैं। नेटिव स्टेट का मतलब है कि वो अपने एलिमेंटल फॉर्म में भी अवेलेबल हो सकते हैं और उस कंबाइंड फॉर्म में भी अवेलेबल हो सकते हैं। कंबाइंड का मतलब होता है कि वो किसी कंपाउंड के साथ भी अवेलेबल हो सकते हैं। अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज़ को देखें तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम तक ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं जो कि फ्री स्टेट में कभी भी पाए नहीं जाते हैं। इसी तरह से जो जिंक है, आयरन है, निकेल है या टिन है या लेड है, जो हाइड्रोजन से ये ऊपर वाले हैं, ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। लेकिन इनमें से पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम हाईली रिएक्टिव हैं, लेकिन वो कभी भी फ्री स्टेट में अवेलेबल नहीं होंगे। इट मीन्स अपने नेटिव स्टेट में अवेलेबल नहीं होते हैं, पाए नहीं जाते हैं। लेकिन अगर जिंक, आयरन, निकेल, टिन और लेड की बात की जाए तो ये उनसे मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं, मतलब कि उनसे थोड़े कम, ये भी रिएक्टिव होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं, लेकिन इनके कंपैरिजन में ये मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं जो कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। हाइड्रोजन से जितने भी नीचे एलिमेंट्स होते हैं वो लेस रिएक्टिव मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं, जिनमें से कॉपर और सिल्वर ये जो हैं लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं जो कि फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट दोनों में पाए जाते हैं। और गोल्ड और प्लेटिनम लीस्ट रिएक्टिव मेटल की कैटेगरी में आते हैं जो कि फ्री स्टेट में ही सिर्फ अवेलेबल होते हैं, पाए जाते हैं। अगर हम बात करें कि मेटल्स के ऑकरेंस की तो सबसे मेजर सोर्स जो है वो है अर्थ क्रस्ट। मेटल के ऑकरेंस की बात करें तो मेटल जो है सबसे मेटल्स को पाने का सबसे मेजर सोर्स जो है वो अर्थ क्रस्ट है। और अर्थ क्रस्ट में जो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है हमारे नेचर में वो एल्युमिनियम होता है। मेटल्स चाहे एलिमेंट्री स्टेट में अवेलेबल हो चाहे कंबाइंड स्टेट में नेचर में अवेलेबल हो, वो हमेशा नेचुरली हमें ऑब्टेन्ड होता है, जिसे हम मिनरल कहते हैं। जब मिनरल को अर्थ क्रस्ट से माइनिंग के थ्रू माइनिंग किया जाता है तो इस मिनरल के साथ कई इम्प्यूरिटीज़ एसोसिएट होती हैं, उसके में लगी होती हैं, जो कि सैंडी, डस्टी, कॉन्टामिनेटेड भी हो सकती हैं। तो ये जो सैंडी, डस्टी और कॉन्टामिनेटेड इम्प्यूरिटीज़ होती हैं इन्हें हम गैंग कहते हैं। जब हम अपने प्रॉफिट के लिए और कन्वीनियंटली मेटल से मिनरल को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो ओर बन जाता है। अब इसी को हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि मेटल, मिनरल, ओर और गैंग क्या होते हैं। तो मिनरल जो होते हैं वो नेचुरल मटेरियल होते हैं विच आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अर्थ क्रस्ट, जो अर्थ क्रस्ट से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं फ्रॉम माइनिंग। जब हम उसकी माइनिंग करते हैं तभी वो अर्थ क्रस्ट से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड, जो कि अपने कंपाउंड के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड एक मिनरल है, माइका, ग्रेनाइट, ये सभी जो है मिनरल की कैटेगरी में आते हैं। इसी तरह से और क्या होती हैं, और मिनरल्स ही होते हैं फ्रॉम विच द मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली। ऐसे मिनरल जिससे मेटल्स प्रॉफिटेबली और कन्वीनियंटली ऑब्टेन किया जाता है, मिलता है, मेटल्स को प्राप्त किया जाता है, वो ओर कहलाता है। फॉर एग्जांपल जैसे हेमेटाइट इज़ एन ओर ऑफ आयरन। तो आयरन जो है वो हेमेटाइट का ओर कौन है, आयरन। इसी तरह से बॉक्साइट इज़ एन ओर ऑफ एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम का कौन ओर है, बॉक्साइट। तो बॉक्साइट से हम किसको ऑब्टेन कर रहे हैं, एल्युमिनियम को। तो जो इम्प्यूरिटीज़ ओर में या मिनरल के साथ एसोसिएटेड होती हैं उन अनवांटेड इम्प्यूरिटीज़ को हम गैंग कहते हैं। बच्चों हम बात करेंगे कि मेटल्स का एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि ओर में से मेटल हम ऑब्टेन करते हैं, ओर में से हमें मेटल मिलता है। तो जो ओर में मेटल
कंटेन होता है वो चाहे एलिमेंट्री फॉर्म में हो या फिर कंबाइंड फॉर्म में भी हो सकता है। अब इसके साथ साथ इस ओर में कुछ सैंडी, अर्थी और कॉन्टामिनेटेड इम्प्यूरिटीज़ भी हो सकती हैं। तो इन कॉन्टामिनेटेड, अर्थी और सैंडी इम्प्यूरिटीज़ को कहने का मतलब है कि अनवांटेड सब्सटेंस को, इस इम्प्यूरिटीज़ को ओर में से हटाने की जो प्रोसेस होती है उसे हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स कहते हैं। और इसके लिए इस एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ओर में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो वेरियस स्टेप्स लिए जाते हैं, जो वेरियस प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं, जिसमें रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स को भी इंक्लूड किया जाता है, उसे हम मेटलर्जी कहते हैं। तो आज हम इसी की बात करेंगे कि मेटल का एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं और मेटलर्जी क्या होती है, उनके कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, उनको वन बाय वन हम समझेंगे। तो आपने यहाँ पर ये समझा कि ओर में से अगर हमें इम्प्यूरिटीज़ को हटाना है तो उस प्रोसेस को हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स कहते हैं, और जो प्रोसेस या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं ओर में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, जिसमें हम इम्प्योर मेटल की रिफाइनिंग भी करते हैं, उसका प्यूरिफिकेशन भी करते हैं, उसे हम मेटलर्जी कहते हैं। तो इसके लिए ओर में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए 4 मेन इम्पॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं, प्रोसेस होती हैं। वो हैं नंबर 1 कंसंट्रेशन ऑफ ओर, सेकेंड है कन्वर्जन ऑफ कंसनट्रेटेड ओर इनटू मेटल ऑक्साइड, थर्ड होता है रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल, एंड नंबर 4 होता है रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर मेटल। कहने का मतलब है कि इम्प्योर मेटल की हम प्यूरिफिकेशन कर देते हैं, प्यूरिफाई कर देते हैं। तो इन 4 स्टेप्स को करने के बाद हमें मेटल प्योर स्टेट में ऑब्टेन हो जाता है। तो चलिए अब हम इसे वन बाय वन समझते हैं कि ये मेथड क्या होती हैं। तो फर्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, जिसे हम ओर एनरिचमेंट या ओर ड्रेसिंग भी कहते हैं। ये ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम ओर में से अनवांटेड सब्सटेंस या इम्प्यूरिटीज़ को अलग करते हैं, तो रिमूव करते हैं। तो अनवांटेड इम्प्यूरिटीज़ को ओर में से हटाने की जो प्रोसेस होती है, रिमूव करने की जो प्रोसेस होती है, उसे हम कंसंट्रेशन ऑफ ओर या ओर ड्रेसिंग या एनरिचमेंट ऑफ ओर कहते हैं। वैसे तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर इम्प्यूरिटीज़ के नेचर पर डिपेंड करता है। जिस टाइप की इम्प्यूरिटीज़ होती है उसी तरह की डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक यूज़ की जाती हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो सेपरेशन टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं वो होती है हाइड्रोलिक वॉशिंग, मैग्नेटिक सेपरेशन एंड फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों, सबसे पहली जो मेथड है उसे हम बोलते हैं हाइड्रोलिक वॉशिंग। हाइड्रोलिक वॉशिंग ऐसे ओर के लिए यूज़ की जाती है जिनकी डेंसिटी इम्प्यूरिटी से ज़्यादा होती है। ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो पाउडर्ड ओर होती है, पाउडर्ड ओर को वाटर की स्टीम में धोया जाता है, वॉश किया जाता है। तो जो लाइटर गैंग पार्टिकल्स होते हैं, लाइटर इम्प्यूरिटीज़ होती हैं, वो तो वाटर की स्टीम के साथ बह जाती हैं, वॉश्ड अवे हो जाती हैं, लेकिन जो हैवियर मिनरल पार्टिकल्स होते हैं वो बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, जिसे हम आसानी से निकाल लेते हैं। बच्चों, सेकंड होती है मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन टेक्निक या प्रोसेस ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट की हेल्प से मैग्नेटिक ओर को नॉन मैग्नेटिक इम्प्यूरिटीज़ में से अलग किया जाता है। थर्ड प्रोसेस होती है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रोथ मीन्स होता है झाग, और फ्लोटेशन का मतलब होता है ऊपर तैर जाना या बैठ जाना। तो नाम से ही जैसे सजेस्ट है कि ये एक ऐसी मेथड होती है जिसमें जो पाउडर ओर होती है उसको एक लार्ज टैंक में वाटर और पाइन ऑयल के साथ रख दिया जाता है, ले लिया जाता है, और उसमें कंप्रेस्ड एयर डाली जाती है। कंप्रेस्ड एयर के एजिटेशन से, उसके घूमने से फ्रोथ ऑब्टेन होता है, फ्रोथ बनता है, जिसमें जो वैल्यूएबल मिनरल पार्टिकल्स होते हैं वो कंटेन होते हैं, जिसे ईज़िली सेपरेट कर लिया जाता है। और जो गैंग पार्टिकल्स होते हैं, कहने का मतलब है जो इम्प्यूरिटीज़ होती हैं वो बॉटम में सेटल हो जाती हैं और उसे भी आसानी से निकाल लिया जाता है। तो बच्चों, अभी आपने पहले स्टेप को समझा कि कंसंट्रेशन ऑफ ओर कैसे किया जाता है। जो सेकंड स्टेप है, अब ये जो कंसंट्रेटेड ओर है इसको हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं इनटू मेटल ऑक्साइड। तो सेकंड हमारी मेथड है कन्वर्जन ऑफ concentrated ore into metal oxide. तो there are two methods to convert the concentrated ore into metal oxide. मेटल ऑक्साइड में ओर को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए 2 मेथड होती हैं। फर्स्ट होता है कैल्शिनेशन
और सेकंड होता है रोस्टिंग। कैल्शिनेशन मेथड ऐसी मेथड होती है जो कार्बोनेट ओर को, जितने भी कार्बोनेट ओर होते हैं उनको मेटल ऑक्साइड में डिकम्पोज करने के लिए यूज़ की जाती है। ये ऐसी मेथड होती है जिसमें ओर को स्ट्रांगली हीट किया जाता है इन द एब्सेंस ऑफ एयर। एयर की एब्सेंस में इसे ओर को स्ट्रांगली हीट किया जाता है, तो ऐसी प्रोसेस को हम कैल्शिनेशन कहते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे कि जो भी मॉइस्चर या वॉलेटाइल इम्प्यूरिटीज़ है वो इसमें से रिमूव हो सके। इसको हम कुछ एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बोनेट ओर ऑफ जिंक। कार्बोनेट ओर ऑफ जिंक क्या है? जिंक कार्बोनेट, जिसे हम कैलामाइन भी कहते हैं। इसको जब हम कैल्शिनेशन करेंगे, कहने का मतलब है कि इस ओर को जब हम स्ट्रांगली हीट करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो ये क्या हो जाएगा? जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिमूव करेगा। इसी तरह से हमने कहा था कि जो मॉइस्चर और वॉलेटाइल इम्प्यूरिटीज़ भी रिमूव हो जाती हैं, तो इस तरह से हमने एक एग्जांपल लिया कि ओर ऑफ एल्युमिनियम, जिसे हम बॉक्साइड भी कहते हैं, Al2O3.2S2O, ये एल्युमिनियम बॉक्साइड का फार्मूला है। इसको अगर हम स्ट्रांगली हीट करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो इसमें से जितना भी मॉइस्चर होगा वो क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा और हमें मेटल ऑक्साइड ऑब्टेन हो जाएगा। इसी तरह से जो सेकंड मेथड है उसे हम कहते हैं रोस्टिंग। रोस्टिंग ऐसी मेथड होती है जो सल्फाइड ओर को मेटल ऑक्साइड में डिकम्पोज करने के लिए यूज़ की जाती है। ये ऐसी मेथड होती है, ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो ओर होती है उसको स्ट्रांगली हीट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। यहाँ पर एयर, एक्सेस ऑफ एयर की प्रेजेंस में ओर को स्ट्रांगली हीट किया जाता है, तो ऐसी प्रोसेस को हम रोस्टिंग कहते हैं। जैसे सल्फाइड ओर ऑफ जिंक, जिसे हम जिंक ब्लेंड भी कहते हैं, अगर हम उसे ऑक्सीजन में स्ट्रांगली हीट करेंगे तो क्या बनाएगा? जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी। इसी तरह से अगर हम सल्फाइड ओर ऑफ मरकरी, जिसे हम सिनेबार भी कहते हैं, इसको स्ट्रांगली हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो ये मरकरी ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। तो बच्चों, ये जो सेकंड स्टेप है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये आपके एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन कैल्शिनेशन एंड रोस्टिंग, एंड राइट एनी 4 डिफरेंसेस एंड एक्सप्लेन विद द एग्जाम्पल। तो आपको यहाँ पर पहला जो इसमें डिफरेंस आ रहा है कि जो कैल्शिनेशन मेथड है वो उस ऐसी मेथड होती है जो कार्बोनेट ओर को मेटल ऑक्साइड में डिकम्पोज करने के लिए यूज़ की जाती है, और रोस्टिंग ऐसी मेथड होती है जो सल्फाइड ओर को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ की जाती है। कैल्शिनेशन ऐसी प्रोसेस है जिसमें ओर को स्ट्रांगली हीट किया जाता है इन द एब्सेंस ऑफ एयर, बट रोस्टिंग ऐसी मेथड होती है जिसमें ओर को स्ट्रांगली हीट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शिनेशन के केस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज इवॉल्व, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर आती है, और रोस्टिंग के केस में सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर आती है। इसमें वॉलेटाइल और मॉइस्चर, वॉलेटाइल इम्प्यूरिटीज़ और मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, लेकिन रोस्टिंग में देयर इज़ नो प्रोविज़न फॉर दैट। ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं होता है क्योंकि वो ऑक्सीजन के एक्सेस ऑफ एयर में हीट की जाती है। बच्चों, हम तीसरे स्टेप्स, जिसे रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल, इसकी बात करेंगे। अभी तक हमने ये जाना था कि ओर का कंसंट्रेशन कैसे करते हैं, फिर उस कंसनट्रेटेड ओर से मेटल ऑक्साइड को कैसे बनाते हैं, जिसमें हमने दो मेथड समझी थी। एक थी कैल्शिनेशन और सेकंड थी रोस्टिंग। अब हम ये जानेंगे कि जो मेटल ऑक्साइड बन गया है, मतलब रोस्टेड ओर बन गई है या कैल्शिनेटेड ओर बन गई है, उसको मेटल में किस तरह से रिड्यूस किया जाए। तो हमारा थर्ड स्टेप है रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल, और ये ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम उसके कंपाउंड में से मेटल को ऑब्टेन करते हैं। तो प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड इज़ कॉल्ड रिडक्शन, और इसके 3 वे होते हैं, 3 तरीके होते हैं जिससे हम मेटल ऑक्साइड में से मेटल को रिड्यूस कर सकते हैं। जिसमें से पहला वे होता है रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड बाय थर्मल डिकम्पोजिशन। कहने का मतलब है कि जितने भी लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं आर ऑब्टेन्ड बाय थर्मल डिकम्पोजिशन मेथड। इस मेथड को एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे ये HgO एक रोस्टेड ओर है,
तो अगर हमें इस HgO में से Hg को ऑब्टेन करना है, मरकरी को ऑब्टेन करना है, तो मरकरी आर ऑब्टेन बाय हीटिंग रोस्टेड ओर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। अगर हम इस रोस्टेड ओर को एयर की प्रेजेंस में हीट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, Hg ऑब्टेन हो जाएगा। तो जितने भी थर्मल डिकम्पोजिशन मेथड से से मेटल ऑब्टेन्ड होते हैं वो सारे लेस रिएक्टिव मेटल्स ऑब्टेन्ड होते हैं। सेकंड है रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट। जितने भी मिडिल रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, लाइक वो आयरन की बात की जाए, जिंक की बात की जाए, निकेल, टिन की बात की जाए, आर ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट। तो अब हम यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट से जब इसको बनाते हैं, मेटल को ऑब्टेन करते हैं, तो उसके लिए दो मेथड्स होती हैं। पहली मेथड होती है कि रिडक्शन विद कोक और सेकंड होती है रिडक्शन विद एल्युमिनियम पाउडर। रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल बाय यूजिंग कोक एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इज़ कॉल्ड स्मेल्टिंग। अगर हम मेटल ऑक्साइड में से मेटल को ऑब्टेन कर रहे हैं और कोक के साथ उसको रिएक्ट करा रहे हैं तो इस मेथड को हम स्मेल्टिंग कहते हैं। तो मिडिल रिएक्टिव मेटल्स को ऑब्टेन करने के लिए दो मेथड्स होती हैं। फर्स्ट होती है रिडक्शन विद कोक एज ए रिड्यूसिंग एजेंट और सेकंड होती है रिडक्शन विद एल्युमिनियम पाउडर एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो कोक के साथ रिएक्शन होती है उसे हम स्मेल्टिंग कहते हैं। तो स्मेल्टिंग क्या है? स्मेल्टिंग इज़ ए प्रोसेस इन विच मेटल ऑक्साइड इज़ रिड्यूस टू मेटल बाय यूजिंग कोक एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। जब कोक एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ किया जाता है तो मेटल ऑक्साइड का मेटल में कन्वर्ट हो जाना, रिड्यूस हो जाना स्मेल्टिंग कहलाता है। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल कॉपर ऑक्साइड, ये एक कैल्सिनेटेड ओर है जिसको हम कोक के साथ ट्रीट करेंगे तो ये क्या बना देगी, Cu में कॉपर ऑक्साइड को Cu में रिड्यूस कर देगी और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ऑब्टेन होगी। इसी तरह से ZnO प्लस C तो क्या बनेगा, Zn प्लस CO। इस तरह से स्मेल्टिंग मेथड से हम जिंक कॉपर को उनके ऑक्साइड से ऑब्टेन कर सकते हैं। सेकेंड है रिडक्शन विद एल्युमिनियम पाउडर एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, जिसे हम थर्माइट रिएक्शन कहते हैं। और थर्माइट एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन मेटल में एल्युमिनियम पाउडर एज ए रिड्यूसिंग एजेंट के साथ किया जाता है। थर्माइट एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। इस प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस में आयरन थर्ड ऑक्साइड, यहाँ पर जो फेरिक ऑक्साइड है इसे हम क्या बोल सकते हैं, आयरन थर्ड ऑक्साइड, जिसको एल्युमिनियम पाउडर के साथ हीट किया जाता है। तो ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने के कारण इसमें से इतनी ज़्यादा हीट इवॉल्व होती है, इतनी ज़्यादा हीट बाहर आती है कि जो आयरन होता है वो मोल्टन स्टेट में आता है, पिघली हुई अवस्था में हमें मिलता है और खुद जो है एल्युमिनियम ऑक्साइड में ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। और ये प्रोसेस जितने भी मशीन के ब्रोकन पार्ट्स हैं या रेलवे ट्रैक के पार्ट्स होते हैं, ब्रोकन पार्ट्स होते हैं, उनकी वेल्डिंग के लिए यूज़ किया जाता है। सिमिलरली जो ऑक्साइड ऑफ मैग्नीज़ हैं या ऑक्साइड ऑफ क्रोमियम है, उनको भी हम एल्युमिनियम पाउडर एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करके रिड्यूस कर सकते हैं, जिससे कि मैग्नीज़ और क्रोमियम हमें ऑब्टेन हो जाते हैं। तो MnO2 के साथ जो रिएक्शन होती है वो कैसे होती है, MnO2 प्लस एल्युमिनियम, तो ये मैग्नीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं और एल्युमिनियम खुद क्या हो जाता है, Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड में ऑक्सीडाइज हो जाता है और हीट प्रोड्यूस्ड होती है। अब थर्ड जो मेथड है वो है रिडक्शन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। जितने भी मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, एल्युमिनियम है, आर ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज्ड और मोल्टन क्लोराइड्स। जब भी मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स अगर हमें ऑब्टेन करना है तो उनके क्लोराइड से, वो भी क्लोराइड्स मोल्टन स्टेट या पिघली हुई अवस्था में जब उनके ऊपर इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाएगा तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हमें ऑब्टेन होंगे। इस मेथड को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमें सोडियम को ऑब्टेन करना है तो हम उसका क्या बनाएंगे, उसके मोल्टन क्लोराइड्स बनाएंगे। तो मोल्टन क्लोराइड्स क्या हो गया, उसका सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड पर जब इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाएगा, इसका मतलब है कि उस पर इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाएगा तो ये सोडियम आयन और क्लोराइड आयंस में ब्रेक डाउन हो जाएगा। अब ये जो मेटल है वो तो कैथोड की ओर मूव करेगा और जो नॉन मेटल है वो एनोड की ओर मूव करेगा। तो सोडियम जो है पॉजिटिव आयन होने के कारण अपोजिट इलेक्ट्रोड कैथोड की ओर मूव करेगा और वहाँ पर क्या रिएक्शन होगी, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके
सोडियम आयन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके, यहाँ पर ये जो सोडियम आयन है वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बना लेगा, सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो क्लोराइड आयंस हैं वो क्या होंगे, अपोजिट इलेक्ट्रोड की ओर मूव करेंगे, मींस एनोड की ओर मूव करेंगे। और यहाँ पर क्या होगा, क्लोराइड आयंस क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। किस तरह से कन्वर्ट होंगे कि अगर एक क्लोराइड आयंस है उसे अगर क्लोरीन में कन्वर्ट होना है तो उसे एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास कितने हैं, 288 है। अगर इसको 287 बनाना है, कहने का मतलब है कि 17 एटॉमिक नंबर बनाना है, तो इसे एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करना पड़ेगा। इसी तरह से क्लोरीन कभी भी एलिमेंटल फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट नहीं होता है, इसलिए उसका दूसरा क्लोराइड आयंस जो होगा वो इसी प्रोसेस से क्लोरीन एटम बनाएगा। और ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं होते हैं, ये हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं, इसलिए एक क्लोरीन दूसरे क्लोरीन के साथ इमीडिएटली कनेक्ट होकर क्लोरीन गैस को बनाएगा, जो कि एनोड पर डिपॉजिट हो जाएगी और सोडियम मेटल जो है वो कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएगा। तो बच्चों, बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरह से आते हैं कि कौन सी मेथड है ऐसी, उसको मेथड का नाम बताओ जिससे हम लेस रिएक्टिव मेटल्स को ऑब्टेन करते हैं। तो आप वहाँ पर थर्मल डिकम्पोजिशन मेथड बताओगे। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर थर्माइट रिएक्शन के बारे में भी पूछा जाता है। थर्माइट बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये थर्माइट रिएक्शन क्या होती है इसको एग्जांपल से समझाओ। तो आप यहाँ पे बताओगे कि थर्माइट में आप क्या, थर्माइट रिएक्शन में क्या लिखोगे। ये थर्माइट रिएक्शन या थर्माइट प्रोसेस ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें आयरन थर्ड ऑक्साइड को एल्युमिनियम पाउडर के साथ हीट किया जाता है, जिसके कारण ये जो रिएक्शन होती है हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, जिसके कारण इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है कि आयरन मोल्टन स्टेट में ऑब्टेन होता है और एल्युमिनियम जो है वो खुद जो है वो एल्युमिनियम ऑक्साइड में ऑक्सीडाइज हो जाता है। और ये जो मोल्टन स्टेट में ऑब्टेन होने के कारण इसका यूज़ वेल्डिंग पर्पस के लिए किया जाता है। इसी तरह से आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जितने भी मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं उनको हम किस तरह से मेटल में कन्वर्ट करते हैं, तो उसके लिए इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड यूज़ की जाती है। अभी तक हमने जितनी भी मेटल ऑक्साइड से मेटल को बनाने की रिडक्शन ऑब्टेन करने की रिडक्शन प्रोसेस को देखा, उससे मेटल प्योर फॉर्म में ऑब्टेन नहीं होता है। तो अगर उस इम्प्योर मेटल को प्योर फॉर्म में हमें ऑब्टेन करना है तो उसके लिए जो मेथड यूज़ की जाती है वो रिफाइनिंग ऑफ मेटल होती है। कहने का मतलब है कि जब हम इम्प्योर मेटल का प्यूरिफिकेशन करते हैं तो वो उस मेथड से हम प्योर मेटल को ऑब्टेन कर सकते हैं। और जो मेथड यूज़ की जाती है उसे हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कहते हैं। मेटल्स जैसे कि जिंक, कॉपर, एल्युमिनियम, क्रोमियम, टिन, लेड, निकेल, गोल्ड, इन सब मेटल्स को हम ऑब्टेन करने के लिए जो मेथड यूज़ की जाती है उसे हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कहते हैं। इस मेथड में, इस प्रोसेस में एनोड जो है वो इम्प्योर मेटल का बिग ब्लॉक लिया जाता है। यहाँ पर आप ये देख रहे होंगे कि एनोड जो है वो इम्प्योर मेटल का एक बिग ब्लॉक लिया जाता है। कैथोड एक थिन स्ट्रिप होती है और प्योर मेटल की एक थिन स्ट्रिप जो है वो एनोड कैथोड की तरह एक्ट करती है और इम्प्योर मेटल का बिग ब्लॉक एनोड की तरह एक्ट करता है। यहाँ पर मेटल का जो वाटर सॉल्युबल सॉल्ट लिया जाता है जिसे हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, यहाँ पर हमने एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एज ए इलेक्ट्रोलाइट लिया है। इस प्रोसेस में इलेक्ट्रोलाइट को हम एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ले लेते हैं। ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट को ले लिया जाता है। इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं जिसमें से जो प्योर मेटल का बिग ब्लॉक है वो एनोड की तरह एक्ट करता है और प्योर मेटल की थिन स्ट्रिप कैथोड की तरह एक्ट करती है। इसको इस तरह से सेटअप से अरेंज कर दिया जाता है, सेटअप बना लिया जाता है। जब हम इलेक्ट्रिक करंट इसमें पास करते हैं तो क्या होता है कि एनोड में से जितना भी प्योर मेटल होता है वो इलेक्ट्रोलाइट में डिज़ोल्व हो जाता है और उतना ही इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ मेटल कहाँ पर डिपॉजिट होता जाता है, प्योर मेटल के यहाँ पर डिपॉजिट हो जाता है। जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो तो सॉल्यूशन में डिज़ोल्व हो जाती हैं, लेकिन इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़
एनोड के नीचे डिपॉजिट होती जाती हैं, सेटल डाउन होती जाती हैं, बैठ जाती हैं, जिसे हम एनोड मड कहते हैं। अब हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। पहले हम इसका बेस समझेंगे, फिर इसे एग्जांपल से समझेंगे। तो एनोड पर क्या प्रोसेस हो रही है कि एनोड से जो भी प्योर मेटल है वो किस में, मेटल आयन में ब्रेक हो रहा है। तो यहाँ पर एनोड जो इम्प्योर मेटल है, इसमें से आयंस जो हैं वो कहाँ पर डिपॉजिट हो रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट में आ रहे हैं। अब इस इलेक्ट्रोलाइट से सोल्यूशन में से उतने ही इलेक्ट्रॉन को ये लेकर किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, मेटल एटम में, और कहाँ डिपॉजिट होते जा रहे हैं, कैथोड की ओर डिपॉजिट होते जा रहे हैं। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमने यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट क्या लिया था, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। तो कॉपर सल्फेट किस में ब्रेक हो गया, Cu2+ और SO4 2- में। तो एनोड पर क्या रिएक्शन होगी, ये जो प्योर मेटल होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके मेटल आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा और इलेक्ट्रोलाइट में चला जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट में सोल्यूशन में आ जाएगा। अब उतने ही अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो का इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ मेटल आयंस जो हैं वो कहाँ पर डिपॉजिट होते जाएंगे, कैथोड पर डिपॉजिट होते जाएंगे। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के बारे में आपने पढ़ा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसको जो है ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है।